हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। ओके, हमने देखा था कि जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पे था, मतलब कोई भी लोड हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो उस टाइम पे हमें जो करंट रिक्वायर्ड थे वो दो करंट रिक्वायर्ड थे। ओके, जो नो लोड करंट था हमारा वो किस किस का हमारा सम था, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट का और एक हमारा क्या था, हमारा जो भी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट था उसके लिए। ओके, क्योंकि एक हमें क्या करना था, जो हमारा कोर है उसमें फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए करंट रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते थे मैग्नेटाइजिंग करंट, और जो हमारा सप्लाई है वो साइनोसोडियल है, तो फ्लक्स भी हमारा क्या था, साइनोसोडियल था, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो उसके कारण क्या था, कोर में एक क्या हो रहा था, हमारा लॉस हो रहे थे, क्योंकि जो कोर लॉस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फाई स्क्वायर के। ओके, तो जब ये वेरी करेगा साइनो, अगर ये कांस्टेंट होता तो हमारा कोई नहीं होता, अगर ये हमारा वेरिएबल फ्लक्स है हमारा, तो जब ये वेरी कर रहा होगा बार बार तो इसमें क्या होगा, एक लॉस क्रिएट होता है जिसके लिए एक करंट रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। ओके, तो यहां तक हम देख चुके थे कि ये दो। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जब लोड लगाते हैं तो हमारा और करंट आता है या कैसे फ्लक्स चेंज होता है, क्या क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा कोर है, ये वाली बाइंडिंग, एक ये बाइंडिंग है और एक ये बाइंडिंग है। ओके, ये हमारी बाइंडिंग हुई। अगर हमने यहाँ पे सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया, ओके, यहाँ पे सोर्स कनेक्ट कर दिया तो इस बाइंडिंग को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी बाइंडिंग। ये हमने आपको बताया था कि बाइंडिंग के नाम कैसे पढ़ते हैं, जो बाइंडिंग सोर्स से कनेक्ट होती है दैट बाइंडिंग इज प्राइमरी बाइंडिंग, एंड विच बाइंडिंग इज कनेक्टेड टू लोड दैट बाइंडिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर लोड लगा हुआ है और ये हमारा सोर्स है, एसी सोर्स है हमारा, ये इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने लोड कनेक्ट कर दिया, अभी तक नो लोड की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ सोर्स कनेक्ट किया, यहाँ पे एक करंट गया हमारा आई। ओके, ये जो करंट हमारा आई है, तो इस करंट में क्या होगा, ये हमारा ऐसे जाएगा, ये हमारा इसका फ्लक्स कुछ इस तरीके से होगा, तो इसके कारण एक फ्लक्स हमारा इसमें एस्टेब्लिश्ड होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, हमारा फाई पी। ये प्राइमरी के कारण हुआ, प्राइमरी वाइंडिंग के कारण। अब यहाँ पे लोड है तो यहाँ पे भी एक करंट जाएगा जिसको बोलेंगे I2। तो यहाँ पे एक करंट है तो ये कैसा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, तो करंट ऐसा है तो यहाँ पे फ्लक्स कैसा होगा, ऐसा, मतलब इसके अपोजिट होगा। एक फ्लक्स हमारा ऐसा होगा, ये है, ये क्या हो जाएगा, फाई एस। ओके, तो अब अगर अपन देखें तो टोटल फ्लक्स जो है फाई, वो क्या हो गया है, फाई पी माइनस फाई एस। ओके, जो हमारा फ्लक्स है टोटल वो किसके बराबर हो गया है, फाई इक्वल टू फाई पी माइनस फाई एस। ये हम बात कर रहे हैं जब हमारा सपोज लोड पे है। ओके, जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया है तो अब जो हमारा कोर के अंदर फ्लक्स है वो क्या है, फाई पी माइनस फाई एस। बट क्या होता है हमारा, हम बात करते हैं इक्वल टू क्या होता है हमारा 4.44 एफ फाई एन, ये आपने देखा है। ओके, तो अगर हमारा ई बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, ई बाई एफ किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स के, मतलब क्या है, वी बाई एफ, वी बाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फाई के। हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी उसमें वेरी नहीं करती। ओके, वी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई हमने एक बार जो दी है वही हमारी रहती है, बार बार हम सप्लाई को 230 वोल्ट ले रहे हैं तो 230 वोल्ट या कुछ भी है। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि चाहे लोड पे हो चाहे नो लोड पे हो, फ्लक्स हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप चाहे लोड लगा दें चाहे नो लोड, तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट आप देख रहे हैं तो पहले जब हमारा क्या था, फाई नो लोड, जब फाई नो लोड पे था तो केवल इसमें एक फ्लक्स था जो कि क्या था, फाई पी। बट आपने जब लोड कनेक्ट कर दिया तो फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब एक और फ्लक्स आ गया जिसको हमने बोला सेकेंडरी का फ्लक्स है, जो कि प्राइमरी के फ्लक्स के क्या है, अपोजिट में है। तो अब टोटल फ्लक्स जो है, मतलब फाई लोड जो है वो क्या हो गया, लेस हो गया हमारा किससे, फाई नो लोड से। ठीक है, बट क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, मतलब एक्चुअली में फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही हम लोड लगाते हैं तो क्या होता है, लोड एक कंपोनेंट मांगता है, मतलब लोड क्या कर रहा है, कोई भी चीज मांग रही है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वो उसको अपोज कर रहा है, मतलब उसने ले लिया। आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए, सपोज हम लोग 4 बच्चे हैं, ठीक है,
4 बच्चे हैं किसी माँ के, तो वो उसने 8 रोटी बनाई है, तो सबको दो 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 दे रही है। ओके, तो वो बराबर बराबर है। बट अगर मान लीजिए कोई और एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो एक एक्स्ट्रा आएगा, तो जब वो अपना कुछ मांगेगा, मान लीजिए एक ही रोटी लेता है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कांस्टेंट था सबको बराबर, वो क्या है, डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया है। तो वही होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो पहले से जिसको मिल रहा था वो उतना ही मिले, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रोटी बनानी पड़ेगी कि नहीं। जो हमारा दूसरा बच्चा आया है, 5th वाला, जिसको एक रोटी की जरूरत है, तो उसके लिए वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा रोटी बना के उसको देगी। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि जो हमारा मेन फ्लक्स था, जो ये 5p था, वो हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट है। ये हमारा कांस्टेंट फ्लक्स है, ये हमारा कम नहीं होगा। इसको हम फ्लक्स को कम नहीं कर सकते। जो हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स इससे आ रहा है, ये दोनों में लिंक कर रहा है, ये जो फ्लक्स है ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ये हमारा कम नहीं होता है, चाहे अपन लोड लगाए चाहे नो लोड लगाए। तो जब हमने लोड लगाया तो ये कंपोनेंट आया, एक कंपोनेंट जो सेकेंडरी फ्लक्स जो इसका अपोज कर रहा है, जिसके कारण हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी से एक और करंट का कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि करंट से ही क्या होता है, फ्लक्स बनता है। तो प्राइमरी एक और करंट देता है। जब पहले क्या था, केवल जो आई था, जब हम नो लोड पे बात कर रहे थे, तो जो हमारा आई था वो किसके बराबर था, आई नॉट। मतलब जो I1 था वो केवल आई नॉट के बराबर था कि नहीं। हमने यहाँ से देखा था ये आई नॉट जा रहा था और यहाँ पे I1 डैश था। जो I1 डैश तो क्या 0 था, जब I2 0 था, तो I1 किसके बराबर था, आई नॉट के। बट अब ये जो I1 है वो किसके बराबर होगा, आई नॉट प्लस I1 डैश। मतलब एक और हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं जो कि हमारा -φs है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब जितना ये फ्लक्स होगा सेकेंडरी का, उतना ये क्या करेगा, कंपोनेंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा, जो कि इसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि जो हमारा मेन फ्लक्स है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो चाहे नो लोड पे हो चाहे लोड पे हो, दोनों पे फ्लक्स क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं वो समझिए आप, कि हम क्या बोलते हैं, फाई इज इंडिपेंडेंट होता है ऑफ लोड। फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। फाई जो है हमारा फ्लक्स जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चाहे लोड हो या फिर नो लोड हो, दोनों में फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई लोड। फाई नॉट मतलब ये हमारी नो लोड की कंडीशन को हम फाई नॉट से लिख लेते हैं। तो फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब लोड था तो उस टाइम पे फ्लक्स क्या आ रहा है, 5p माइनस 5s, 5p माइनस 5s। तो अगर आप यहाँ से 5p देखोगे तो क्या आएगा, फाई नॉट प्लस 5s, यही आएगा कि नहीं। 5p जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, फाई नॉट प्लस 5s। अब अगर आप एमएमएफ की बात करें, फाई क्या होता है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। ओके, तो एमएमएफ क्या होगा, फाई इंटू एफ। तो ये क्या है, प्राइमरी का। तो अगर हम यहाँ पे एमएमएफ की इक्वेशन बनाए तो सब में नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, एस रिलक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, अगर हो दोनों साइड रिलक्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो एस इंटू 5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस फाई नॉट प्लस एस इंटू 5s। ओके, ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। अब ये क्या हो गया, एमएमएफ हो गया हमारा, ठीक है। एमएमएफ क्या होता है, और हमारा एन इंटू आई, यही होता है। तो प्राइमरी का है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे N1 इंटू I1। ओके, ये जो नो लोड था ये हो जाएगा N1 इंटू I0, और ये सेकेंडरी का है तो N2 इंटू I2। ओके, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम N1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, I1 बराबर I0 प्लस N2 बाय N1 इंटू I2। ओके, हमने देखा था यहाँ पे, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एट नो लोड पे, हमने इस तरीके से बनाया था। ये I0 था, यहाँ पे क्या था आ रहा था, ये कुछ इस तरीके से, ये I1 डैश था और ये I2 था, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 और ये N2। तो हमने क्या लिखा था, I1 डैश बाई I2 इक्वल टू क्या होता है, N2 बाई N1। ओके, तो N2 बाई N1
N2 I1 डैश बराबर क्या हो जाएगा N2 बाय N1 इंटू I2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा I0 प्लस I1 डैश। ओके, तो हम यही चीज आपको इसके पहले समझा रहे थे ओरली। अब हमने आपको लिख के प्रूफ करके बताया कि किस तरीके से हमारा होता है। जब आपने देखा कि नो लोड और लोड दोनों पे फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे, तो जो करंट है पहले जो हमारा I1 था वो केवल I0 के बराबर था। अगर नो लोड की बात करते हैं तो जब हम लोड लगाते हैं तो वही I1 किसके बराबर होगा, I0 प्लस I1 डैश के एट लोड पे। ठीक है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रखना है। जो हमारा मेन फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट रहता है। जो भी एक्स्ट्रा आएगा, जितना भी लोड होगा, लोड ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हमारा क्या करेगा, फ्लक्स मतलब करंट ड्रॉ करेगा। ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा। वो जो फ्लक्स होगा वो अपोजिंग फ्लक्स होगा। वो मेन फ्लक्स को कम करेगा तो हम प्राइमरी से उतना ही फ्लक्स लेंगे जो कि क्या करे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि जो हमारा मेन फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे। क्योंकि ट्रांसफार्मर को ऐसा कहा जाता है कि एक कांस्टेंट डिवाइस है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, क्योंकि V बाय F रेशियो कांस्टेंट होता है तो फाई भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए जो हमें मेन फ्लक्स है फाई उसको कांस्टेंट रखना है। तो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो फाई एस था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं करंट का, जिसको क्या बोलते हैं I1। ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो हमारा मेन फ्लक्स है वो हमारा फाई नो लोड पे और हमारा लोड पे वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब I1 किसके बराबर हो गया, I0 प्लस I1 डैश। ओके, ये हमारा हो गया I1 इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, एक हमने एडिशनल करंट लिया है प्राइमरी से जो कि एक्स्ट्रा पावर डिलीवर करेगा सोर्स को टू सप्लाई द लोड। I1 डैश क्या हमारा, इट इज द एक्स्ट्रा करंट। I1 डैश क्या हमारा, इट इज द एक्स्ट्रा करंट carried by the primary winding, carried by the primary winding to supply the load। ओके, तो ये हमारे एक एक्स्ट्रा करंट अपन को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि इसका फेजर डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ओके, जब हम नो लोड की बात कर रहे थे तो हमें केवल कौन से करंट था, नो लोड करंट चाहिए था, जो कि क्या था, मैग्नेटाइजिंग करंट, और जो कोर लॉस कंपोनेंट था उसको ड्रॉ कर रहा था। बट जब हम लोड लेंगे तो उसके क्या है, एक एक्स्ट्रा करंट रिक्वायर्ड होगा जो कि हमें सप्लाई करना पड़ेगा लोड के लिए। मतलब लोड जितना करंट मांगेगा वो हमें एक एक्स्ट्रा करंट लेना पड़ेगा। तो टोटल करंट क्या हो गया, I0 बराबर हो गया हमारा I1 जो है प्राइमरी करंट बराबर हो गया नो लोड कंपोनेंट के लिए प्लस I1 डैश। ओके, और ये जो I0 है वो किस किस का है, IW और Imu प्लस I1 डैश। तो टोटल अब 3 करंट हमें रिक्वायर्ड हो गए। एक हो गया लोड के लिए, एक हो गया हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स हमारा एस्टेब्लिश करना है उसके लिए, और एक हो गया हमारा कोर लॉस कंपोनेंट के लिए। ओके, तो हम इसका देखते हैं किस तरीके से बनेगा फेजर इक्विवेलेंट सर्किट। ये कुछ हमारा ऐसे बनेगा। ओके, यहाँ पे अब हमने क्या किया है, लोड कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये सप्लाई है प्लस माइनस V1, यहाँ पे एक करंट आया I0, ये एक जाएगा IW में, IU में, ये है हमारा XM और ये हमारा R। ओके, यहाँ से आया I1, ये जाएगा I1 डैश, ये होगा I2 जो लोड को जा रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके N2, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस V2। ओके, तो ये हमारा कुछ अब इस तरीके से बनेगा हमारा होल सर्किट। अब ये जो I1 और I2 है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्विवेलेंट होंगे। I2 जो है वो किसके बराबर होगा, I1 डैश के। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, क्योंकि जितना करंट ये ड्रॉ करेगा
ये वाला करंट तो हो गया ये एस्टेब्लिश करने के लिए, फ्लक्स हमारा एस्टेब्लिश हो गया फाई एम जो कि कांस्टेंट फ्लक्स है, और एक कोर लॉस कंपोनेंट के लिए। अब जितना लोड करंट मांगेगा उतना ही क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्स्ट्रा करंट लेंगे जो इन दोनों को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि ये जो फ्लक्स है ये हमारा कांस्टेंट है, इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये दोनों सेम फेस में होते हैं, बट इसको ड्रॉ करने के लिए हम अपोजिट उसमें दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो अगर I2 यहाँ होगा तो I1 क्या होगा, उसके अपोजिट होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना लोड को चाहिए है उतना ही हम प्राइमरी से लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन फ्लक्स है इसको तो हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाएगा तो फिर ये हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, बट ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो फाई एम तो हमें कांस्टेंट ही रखना है। तो जितना सिर्फ हमारा लोड मांग रहा है, लोड को सप्लाई करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ करंट लेना है, जो कि क्या है, I1 डैश। ओके, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट एट लोड पे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लोड लगा के, और वो सब अभी हमने कोई बाइंडिंग रेजिस्टेंस और वो सब नहीं लिया है, उसको हम आगे इंक्लूड करेंगे। तो इतना तक हमारा फेजर डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ये क्या है, फाई एम। फाई को हमेशा हम रेफरेंस मान के चलते हैं। जब भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, फ्लक्स, क्योंकि यही क्या है, कांस्टेंट है पूरे मशीन, मतलब ट्रांसफार्मर में फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लेते हैं। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, आई म्यू, तो आई म्यू उसके फेस में आएगा। हम देख चुके हैं आई म्यू और आई डब्ल्यू क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, क्योंकि आई डब्ल्यू क्या होता है, आई नॉट कॉस फाई नॉट, और आई म्यू क्या होता है, आई नॉट साइन फाई नॉट। तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसके 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, आई डब्ल्यू। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आई नॉट, ये हम देख चुके। अब फाई और ई जो है वो क्या होते हैं, लैग करते हैं 90 डिग्री से, ये भी हम देख चुके हैं कि E1 और E2 जो है वो लैग करता है 90 डिग्री टू फाई फ्लक्स, क्योंकि पहले फ्लक्स आता है फिर EMF बनता है। तो ये हो गया हमारा सपोज E1 और ये E2। E2 ग्रेटर देन अगर E1 है तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यहां तक आपको पता है, ठीक है। E1 और E2, E1 के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस E1 हमारा, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E1। अब हमने क्या बात की थी कि अभी सिर्फ क्या था, नो लोड पे केवल I नॉट था, जो कि इन दोनों का सम था, हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक और कंपोनेंट आ गया है जिसका नाम है I1 डैश, जो कि लोड को सपोज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम I1 डैश की बात करेंगे तो हमारा I1 डैश कैसे बनेगा, हम लैगिंग लोड लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जो लोड होते हैं वो लैगिंग होते हैं। तो लैगिंग लोड है अगर, तो क्या करेगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा। लैग लीड कैसे देखना, हमने क्या बताया आपको, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो लैग कर रहा है, तो लोड लैगिंग है तो वोल्टेज से 90 डिग्री कुछ एंगल लैग करेगा, ठीक है। प्योर हमारा लैगिंग नहीं है, नहीं तो 90 डिग्री, तो कुछ लैग करेगा। सपोज ये माना हमने 5, ठीक है, कि ये 5 एंगल से क्या कर रहा है, हमारा लैग कर रहा है हमारा। सेकेंडरी का है φ2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, I2। तो I2 और I1 और I1 डैश क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी तो I2 और ये I1 डैश ऐसा होना चाहिए ना, ताकि एक दूसरे को क्या करें, न्यूट्रलाइज करते हैं। टोटल जो करंट है I1 वो किसके बराबर होना चाहिए, I नॉट प्लस I1 डैश माइनस I2 यहाँ से आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये ताकि हमारा फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अपोजिट को करेंगे। तो जितना हमारा I2 है मैग्नीट्यूड में, सेम उतना ही क्या होगा, I1 डैश होगा, बट इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये अगर इतना है तो यहां से लेके हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये भी कितना होगा, इतना ही होगा, बट इसके जस्ट अपोजिट। ये I2 है तो ये क्या होगा, I1 डैश होगा, ठीक है। अब I1 डैश और I नॉट का फेजर सम क्या होगा, I1 किसके बराबर है, I नॉट प्लस I1 डैश का। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, I1। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल फेजर डायग्राम, कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। मतलब जब तक अभी तक हमने क्या किया है, केवल हम लेके चल रहे हैं, नो लोड कंपोनेंट क्या हुआ, वो लोड लगाएंगे तो क्या होगा। अब हम इसमें और जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो भी ऐड करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, ओके। क्योंकि हमारी जो बाइंडिंग है वो क्या होती है, प्योर नहीं होती कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। बाइंडिंग है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा,
तो अब हम इंक्लूड करेंगे क्या, बाइंडिंग, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें रिएक्टेंस कैसे हमारा आता है, उसके बाद अभी तक हमने जितना लिया है उसके अकॉर्डिंग देखा है कि कितना हमारा फेजर डायग्राम बनेगा। तो वो हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जो हमने बनाया था उसमें E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 बाई N2, I1 डैश बाई I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाई N। ओके, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोड, कि जब हम लोड लगाएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर किस तरीके से दिखेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब हम बाइंडिंग रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमारा उसमें क्या इफेक्ट आएगा, कैसे हम बाइंडिंग रेजिस्टेंस आता है, कैसे हमारा रिएक्टेंस उसमें इंक्लूड होता है। ओके, थैंक यू।